तो चलिए इधर देखिए, बायोलॉजी में आपका आज नए चैप्टर में स्वागत है। इससे पहले आपको क्लास 11 में 2 चैप्टर यहाँ समाप्त हो चुका है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसको आप रिवाइज कीजिए, कहीं से क्वेश्चन बनाएगा, सारा बनेगा। उसका सेकंड नंबर पे हम स्टार्ट किए थे सेल सेगमेंट, सेल डिवीजन, वो भी समाप्त हो गया। आप तीसरे नंबर जो आपके सिलेबस में एक चैप्टर है बायोलॉजी में 11th क्लास में, 11वीं क्लास में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड पे सब ध्यान दीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है VVI। इस चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये अगर आप चैप्टर का अगर आपको ज्ञान हो जाएगा 11वीं क्लास में बायोलॉजी का, तो बाकी जितना भी चैप्टर है बायोलॉजी में उसमें सब जगह इसका इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, अगले साल जब आप 12वीं क्लास में जाइएगा तो 12वीं में 16 चैप्टर पढ़िएगा बायोलॉजी में, उसमें भी ये चैप्टर काफ़ी इस्तेमाल होता है। तीसरा, इसका महत्व क्यों, इससे परीक्षा में भी क्वेश्चन आता है। चौथा, इसका महत्व क्या है कि जब आप 12वीं क्लास में केमिस्ट्री पढ़िएगा ना, तो उसमें भी एक चैप्टर मिलेगा, उसका भी नाम यही है, बायोमोलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12वीं क्लास में एक चैप्टर मिलेगा, सबसे अंतिम चैप्टर। जब केमिस्ट्री खत्म होता है तो लास्ट चैप्टर, केमिस्ट्री उल्टा के देख लेना, उसमें भी वही चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल। एक तीर से 2 शिकार, अगर यहाँ पढ़ लेते हो तो केमिस्ट्री का भी वो खत्म। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए ये चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनना, और इसका इस्तेमाल भी काफ़ी होता है। और इसमें पूरा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री पढ़ने में कितना मजा आता है ना? ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री है। ये चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इसमें हल्का बायोलॉजी है, बायोलॉजी केमिस्ट्री, पूरा केमिस्ट्री से ही समझाया जाएगा इसको। थोड़ा इसमें केमिस्ट्री का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आगे क्या लिखा है। पहले एक एक पॉइंट देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। कह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में देखते हैं, जितने भी सजीव वस्तु देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? जिसको जीने के लिए भोजन, पानी और हवा चाहिए, फूड, एयर और वाटर। जैसे जितने भी पेड़ पौधा है, जितने भी जानवर, जितने भी इंसान है, सारे के सारे लिविंग है ना। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या चीज़ से बना होता है? एक ही तरह के एलिमेंट से बना होता है, एक ही तरह के कंपाउंड से बना होता है। तुम्हारे मन में सवाल होगा, सर ये एलिमेंट्स कंपाउंड क्या होता है? 9वां 10वां पढ़ा होगा। तो पीरियोडिक टेबल दिख रहा है? पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मिलता है तो क्या बनता है? कंपाउंड। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला, पानी बना। हाइड्रोजन के साथ मिला, हाइड्रोजन गैस बना, पता है ना? नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिला, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। तो देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दुनिया में, चाहे पेड़ पौधा हो, जानवर हो, इंसान हो, इसको देखो फोकस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स, एनिमल्स। और आज से आपका बोर्ड को, आपका जो बोर्ड है ना, ये पूरा का पूरा जूम करके इस अब लिया जा रहा है वीडियो, क्योंकि हमें बहुत सारा फीडबैक आया था 1-2 दिन पहले, तो लोग बोले थे पूरा जूम करके लीजिए, पूरा क्लियर दिखेगा। आवाज़ में तो कमी नहीं, आवाज़ पूरा बढ़िया दिखता है, आता है, सुनाई देता है, और स्टैंड भी हिलता नहीं है। दूसरी बात, एक कमी था इसमें कि जूम करके लीजिए, पूरा दिखेगा क्लियर। तो आज से हम कर रहे हैं, तो अब आप घर बैठ के जब वीडियो देखिएगा पुनः, तो पूरा आपको क्लियर नजर आएगा। समझ में आ रहा? कोई भी परेशानी नहीं होगा। देखो इधर, तो कहने का मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, पेड़ पौधा, जानवर, इंसान, सब एक ही तरह के एलिमेंट, एक ही तरह के कंपाउंड से बना होता है। अभी हम बताएंगे कैसे एक तरह से बना होता है। देखो इधर, इफ वी परफॉर्म एन एनालिसिस ऑफ ए प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और ए माइक्रोबियल पेस्ट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड। इसका मतलब क्या कह रहा है? इस चीज को अगर प्रूव करना है तो आप क्या कीजिए, प्लांट टिश्यू, पेड़ पौधा का जो उत्तक होता है ना, पेड़ पर, उसको एनालाइज करना सीजिए, विश्लेषण कीजिए, देखिए वो क्या क्या चीज से बना, कौन कौन एलिमेंट से बना है। जानवर का टिश्यू लीजिए, जंतु टिश्यू, जंतु उत्तक जो होता है, उसको भी आप देखना शुरू कीजिए। उसके बाद देखिए आप माइक्रोबियल, माइक्रोबियल का मतलब छोटा छोटा जीव, जैसे जीवाणु, नाम सुने हो ना, तो हमारे आंख से नहीं दिखता है, विषाणु, तो उस सबको भी स्टडी कीजिए। तो आप जब इस सब का स्टडी कीजिएगा ना, तो उसके अंदर कौन एलिमेंट पाया जाएगा? तो देखो उसके अंदर आपको मिलेगा कार्बन, क्या मिलेगा? हाइड्रोजन, क्या मिलेगा? ऑक्सीजन, क्या मिलेगा? और बहुत सारे एलिमेंट मिलेगा, एक ही तरह के एलिमेंट मिलेगा, प्लांट में भी, एनिमल में भी, और माइक्रोब्स में भी, और इंसान में भी। तो देखो, द सेम एनालिसिस इज मेड ऑन ए नॉन लिविंग मैटर। अभी हम जो एनालिसिस कर रहे थे, किस पे कर रहे थे? लिविंग पे। किस पे कर रहे थे? सजीव पे। किस पे कर रहे थे? जिसको जीने के लिए भोजन, पानी और हवा चाहिए, प्लांट्स, एनिमल्स में। अब हम एनालिसिस किस पे करने जा रहे हैं? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग समझते हो ना? निर्जीव किसको बोलते हैं? नॉन लिविंग का मतलब क्या होता है? निर्जीव। जैसे देखो, चट्टान जो होता है, डेस्क, बेंच, कुर्सी, टेबल, पंखा, ये सब क्या होता है? नॉन लिविंग है। क्या है? जो सांस नहीं लेता है, जिसको भोजन नहीं चाहिए, हवा नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए। तो ये एनालिसिस अगर हम नॉन लिविंग मैटर पे करने जा रहे हैं, जैसे किस पे करने जा रहे हैं? देखो, पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ का समझ, पृथ्वी का जो सतह है उसका छोटा सा टुकड़ा ले लिए, तो इसको जो एनालिसिस करना शुरू करेंगे, नॉन लिविंग मैटर होता है, इसको एनालिसिस कीजिएगा ना, अर्थ क्रस्ट को, पृथ्वी का सतह है ना, अर्थ क्रस्ट, तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बहुत सारे केमिकल्स मिलेंगे। एक क्लोज एग्जामिनेशन रिवील्स दैट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन
with respect to other elements is higher in living things than in earth crust। इसका मतलब क्या हुआ? करा आप दो तरह के चीज को एनालिसिस किया, विश्लेषण किया, एक लिविंग थिंग्स को और नॉन लिविंग थिंग्स, एक सजीव को दूसरा निर्जीव को। तो सजीव में देखा गया कि कार्बन हाइड्रोजन का मात्रा ज्यादा है। सजीव में क्या देखा गया? कार्बन और हाइड्रोजन का मात्रा ज्यादा है। किसके कंपेरिजन में? अर्थ क्रस्ट के कंपेरिजन में, पृथ्वी के सतह मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के कंपेरिजन में। तुमसे पूछेगा लिविंग और नॉन लिविंग में किसमें कार्बन हाइड्रोजन का मात्रा ज्यादा होता है? लिविंग में, सजीव में। अर्थ क्रस्ट में क्या होता है? कम होता है। वही है लास्ट लाइन, देखो ना इधर इंग्लिश जो लिखा है उसको समझने की कोशिश करो। देखो क्या लिखा है, ए क्लोज एग्जामिनेशन रिवील्स मतलब शो कर रहा है दैट ए रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन मतलब कार्बन हाइड्रोजन का मात्रा विथ रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट दूसरे रिस्पेक्ट के एलिमेंट के कंपैरिजन में इज हायर इन लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तु में ज्यादा होता है। किसके कंपैरिजन में? अर्थ क्रस्ट के कंपैरिजन में। अर्थ क्रस्ट मतलब हुआ नॉन लिविंग। समझ में आ रहा? तो एक कहानी खत्म है। अब देखो आगे लिखा है, अब यहाँ पे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट शुरू है, हाउ टू एनालाइज ए केमिकल कंपोजिशन। तुमसे बोलेगा कोई भी चीज जिस केमिकल से बना होता है ना, चाहे लिविंग हो नॉन लिविंग, उसको आप एनालिसिस कैसे कीजिएगा, उसको विश्लेषण कैसे कीजिएगा, समझो कैसे करके दिखा। ऐसे को क्या बोल रहे हैं? स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी सजीव जीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या क्या चीज से बना होता है, उसका कंपोजिशन आप कैसे स्टडी कीजिए। अब थोड़ा हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है। अरे सबसे पहला पॉइंट, वेरियस बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए लिविंग टिश्यू। जब लिविंग टिश्यू को तुम स्टडी करोगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा आपको? बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स मिलेंगे। किसके अंदर बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स मिलेंगे? लिविंग टिश्यू के अंदर, सजीव जीव के अंदर। जैसे कौन कौन? जैसे देखो किसको आप स्टडी करेंगे, जैसे देखो वेजिटेबल समझते हो, सब्जी जिसको बोलते हैं, है ना। पीस ऑफ लीवर मतलब समझते हो हमारे शरीर में लीवर होता है, उसका टुकड़ा ले लीजिए। वेजिटेबल का पीस, वेजिटेबल क्या होता है? प्लांट हुआ। लीवर क्या हुआ? इंसान के अंदर हुआ, एनिमल्स का पार्ट हुआ। इस सब को जब आप स्टडी कीजिएगा, है ना, किसके थ्रू? केमिकल एनालिसिस के थ्रू। किसके थ्रू स्टडी कीजिएगा? इसमें आपको बहुत सारा बायोमोलिक्यूल्स मिलेगा। क्या मिलेगा? बायोमोलिक्यूल्स एक तरह का कंपाउंड्स है जो किसी भी सजीव जीव के अंदर पाया जाता है। धीरे धीरे ये चैप्टर में क्लियर होगा आज, और चैप्टर का नाम भी है बायोमोलिक्यूल्स। समझ में आ रहा? देखो एक एक चीज समझने वाला चीज है। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट का खेल है, पूरा समझ में आ जाएगा। देखो अब हम केमिकल एनालिसिस करने जा रहे हैं, क्या क्या चीज कर रहे हैं देखते जाओ बोर्ड पे। देखो टेक ए लिविंग टिश्यू एंड ग्राइंड इट इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। देखो कह रहा है कि लिविंग टिश्यू लो, लिविंग टिश्यू समझते हो सजीव वाला, जैसे बताए थे वेजिटेबल सब्जी का ले लो, है ना, लीवर का टुकड़ा ले लो, और उसको तुम एनालाइज करो। नहीं समझते हो, एनालिसिस करो, देखना शुरू करो। ग्राइंड इट, ग्राइंड करना मतलब होता है पीसना। किसी भी चीज को ग्राइंडिंग करना मतलब होता है पीसना। जैसे आटा मिल में जाते हो ना, गेहूं पिसाते हो, इस लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करना, पीसना। क्या चीज से पीसना है? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला क्या होता है? CCl3COOH। क्या फार्मूला होता है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का? CCl3COOH। इसे कहते हैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इसमें लिविंग टिश्यू को पीसना है। पीसने से क्या फायदा होगा? यूजिंग ए मोटर एंड पेस्टल। किसको इस्तेमाल करके पीसना है? मोटर और पेस्टल का इस्तेमाल करके, ठीक है। वी ऑब्टेन ए थिक स्लरी। जब हम इसको पीसेंगे ना, वहां पे एक मोटा सा स्लरी मतलब उसका पार्ट मिलेगा। व्हेन वी स्ट्रेन दिस स्लरी, जब इस स्लरी को हम स्ट्रेन करेंगे मतलब इसको कलर से कोई चीज को देखना है तो उसमें रंग दिया जाता है, रंग देख के पता चलता है क्या एक्चुअली। इस स्लरी को जब स्ट्रेन करना मतलब कलर देना, इसको रंगेंगे। थ्रो ए चीज क्लॉथ, क्या चीज से कलर स्ट्रेन करेंगे? छानना। स्ट्रेन करना मतलब छानना भी होता है, कॉटन का कपड़ा से या कॉटन से। इट गिव्स 2 फ्रैक्शन, तब इसमें से 2 तरह का फ्रैक्शन मिलेगा, 2 तरह का पार्ट मिलेगा। इस लिविंग टिश्यू को ग्राइंड किया था ना, इसको स्ट्रेन करने के बाद कितना फ्रैक्शन इसमें मिलेगा? 2 तरह का इसका पार्ट मिलेगा। कितना तरह का? ये सबसे इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है। लिविंग टिश्यू को ग्राइंड किया एनालिसिस के लिए तो कितना तरह का फ्रैक्शन मिला? देखो अब इसके बाद सब इंपोर्टेंट है, ध्यान से सुनते रहो। सबसे पहला जो फ्रैक्शन मिलता है ना, उसका नाम यहाँ पे होता है फिल्ट्रेट। क्या लिखा है? तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में भी दिया है, बोर्ड पे ध्यान दो, साइलेंट रखो। देखो इधर ध्यान दो, इधर एनसीईआरटी किताब भी खोलोगे, देंगे पढ़ने के लिए, कहां से पढ़ना है। सबसे पहला फ्रैक्शन का नाम बुक में क्या दिया हुआ है? देखो इधर फिल्ट्रेट। क्या नाम दिया? फिल्ट्रेट किस तरह का फ्रैक्शन है? एसिड सॉल्युबल पूल। फिल्ट्रेट को क्या कहा जाता है? एसिड सॉल्युबल पूल। मतलब अगर इसको अम्ल में डालेंगे तो अम्ल में घुल जाता है। अगर कोई चीज अम्ल में घुलता है तो उसको बोलते हैं एसिड सॉल्युबल। क्या बोलते हैं? तो ये फिल्ट्रेट कैसा होता है? एसिड सॉल्युबल, हैविंग ए थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस फिल्ट्रेट के अंदर हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड समझते हो? कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ कंपाउंड। इस फिल्ट्रेट के अंदर हमको हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। अदर फ्रैक्शन, दूसरा जो फ्रैक्शन था वो क्या मिलेगा? दूसरा जो फ्रैक्शन मिलेगा उसका क्या नाम है? रेटेंटेट। क्या नाम है?
ये बायोलॉजिकल टर्म है, बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो इसे टर्म देखना पड़ेगा। दूसरा जो फ्रैक्शन लॉस है क्या नाम है? रेटेंटेट। क्या नाम है? रेटेंटेट कैसा होता है? एसिड इनसॉल्युबल। ये अम्ल है, अम्ल में ये घुलता नहीं है। रेटेंटेट अम्ल में घुलता। पहला वाला क्या देखे? फिल्ट्रेट था। फिल्ट्रेट क्या था? एसिड सॉल्युबल, जो एसिड में घुल जाता था। और दूसरा फ्रैक्शन फॉर्म बोले रेटेंटेट, जो एसिड में क्या है? इनसॉल्युबल, एसिड में घुलता नहीं है। अब देखो दिस कंटेनिंग, और इस एसिड इनसॉल्युबल पूल के अंदर क्या क्या चीज होगा? प्रोटीन होगा, है ना, न्यूक्लिक एसिड होगा, पॉलीसेकेराइड होगा। ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। प्रोटीन किसको बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड किसको बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड किसको बोलते हैं, इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ये सब इसके अंदर पाया जाता है। देखो आगे, द एसिड सॉल्युबल पूल। अब एसिड सॉल्युबल पूल मतलब क्या? एसिड सॉल्युबल पूल खोजो कौन है? ये फिल्ट्रेट। जब भी एसिड सॉल्युबल बोलेंगे हम लोग घूमने वाला, इसका मतलब क्या होगा? फिल्ट्रेट। एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? स्मॉल। क्या होता है? इसका मॉलिक्यूलर मास जो होता है, भार जो होता है, बहुत कम होता है। फिल्ट्रेट के अंदर जो पाया जाता है मॉलिक्यूल्स, कितना भार होता है? तो देखो मॉलिक्यूलर मास आप मेजर किया गया 18 से लेके 800 डाल्टन। कितना मॉलिक्यूलर मास मेजर किया गया? 18 से लेके 800 डाल्टन। किसमें? फिल्ट्रेट में। फिल्ट्रेट के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स पाया जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 से लेके 800। 18 से शुरू होता है, 800 डाल्टन तक जा सकता है। ये बहुत कम मॉलिक्यूलर मास माना जाता है। डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट का यूनिट होता है। जैसे देखो लंबाई को मेजर करते हैं मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में। उसी तरह मॉलिक्यूलर मास का यूनिट क्या होता है? डाल्टन। क्या होता है? डाल्टन। आगे देखो, दे आर कॉल्ड, और ये जो मॉलिक्यूल्स जिसका मॉलिक्यूलर मास 18 से लेकर 800 डाल्टन के बीच में होता है, जो फिल्ट्रेट में पाया जाता है, उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स। क्या कहा जाता है? माइक्रो का मतलब होता है अति सूक्ष्म। इसको हम आंख से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का जरूरी पड़ेगा। किसका? सूक्ष्मदर्शी का जरूरी पड़ेगा। किसका? तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल कहाँ पाया जाएगा? फिल्ट्रेट के अंदर। कहाँ पाया जाएगा? फिल्ट्रेट क्या है? एसिड सॉल्युबल है, अम्ल में घुलने वाला। कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है? 18 से लेकर 800। बहुत छोटा छोटा मॉलिक्यूल इसके अंदर पाया जाता है। और इस मॉलिक्यूल को, माइक्रो मॉलिक्यूल को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? या तो इसको माइक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे या इसको क्या बोलेंगे? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। आगे देखिए, दे आर आए, और तुमसे पूछेगा सर कुछ एग्जांपल दे दीजिए, फिल्ट्रेट के अंदर कौन कौन से बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो देखो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भाई कई बार पूछा हुआ है। एक होता है एमिनो एसिड। क्या होता है? एक एमिनो एसिड है, दूसरा शुगर है, फिर न्यूक्लियोटाइड्स है। एमिनो एसिड्स, शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे के सारे क्या है? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है जो किसके अंदर पाए जाते हैं? फिल्ट्रेट के अंदर। किसके अंदर पाए जाते हैं? और इस सारे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल वेट कितना होता है? 18 से लेके 800 डाल्टन, इसलिए छोटा माना जाता है। आगे देखिए, अब इसका दूसरा पार्ट क्या था? एसिड इनसॉल्युबल। एसिड इनसॉल्युबल जो अम्ल में नहीं घुलता था, और अम्ल में नहीं घुलता था तो उसको हम क्या बोलते थे? अम्ल में जो नहीं घुलता था उसको हम क्या बोलते थे? रेटेंटेट। क्या बोलते थे? इसका जस्ट उल्टा है। देखो एसिड जो रेटेंटेट होता है, पहले बात अम्ल में नहीं घुलता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है ना रेटेंटेट के अंदर, उसका मॉलिक्यूलर वेट देखो क्या लिखा है? 10,000 डाल्टन ऑन एन अबव, मतलब 10,000 डाल्टन होता है या उससे ऊपर भी हो सकता है। 10,000, समझ में आ रहा है? रेटेंटेट में जो मॉलिक्यूल पाया जाएगा उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 10,000 डाल्टन हो सकता है, या 10,000 से भी ऊपर। यहाँ पर सिर्फ 18 से 800, यहाँ 10,000 या 10,000 से ऊपर की। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स पाया जाएगा रेटेंटेट में, उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हुआ ना, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हुआ कि नहीं? तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहा जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या बोला जाता है? मैक्रो। जब ये मैक्रो बोले मतलब बहुत बड़ा, मैक्रो मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। और जब ये माइक्रो बोले उसका मतलब बहुत छोटा। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और इसी मैक्रो मॉलिक्यूल को और नाम किस नाम से जानते हैं? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या बोला जाता है? दे इंक्लूड, कौन कहेगा कुछ एग्जांपल सर बताइए जो रेटेंटेट के अंदर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसका 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है। कुछ उदाहरण दीजिए। तो देखो उदाहरण में तुम अभी याद रखो कौन कौन होता है? पॉलीसेकेराइड। क्या याद रखोगे? पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। क्या क्या नाम याद रखोगे? पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तुम्हारे मन में सवाल आता होगा कि सर ये पॉलीसेकेराइड क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या, सब हम इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जब चैप्टर चला इस समय बारी बारी से तोड़ तोड़ के इस सबको पढ़ेंगे। इधर जो बताए थे अभी फिल्ट्रेट के अंदर पाया जाने वाला एमिनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड, ये होता है छोटा मॉलिक्यूल्स। पहचानना सीखो, ये सब क्या है? छोटा। और ये क्या है? ये बेटा बेटी, ये पापा मम्मी। समझ मारा? ये छोटा, ये छोटा, ये बड़ा। समझ मारा? तो आप देखिए बायोमॉलिक्यूल्स काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्टिंग चैप्टर का है, पहले बता दिए थे। ये बायोमॉलिक्यूल अगर चैप्टर का आपको नॉलेज रहेगा
बायोलॉजी का सारा चैप्टर आपको आसान से समझ में आएगा। 12वीं क्लास में जब जाइएगा उसमें ही पूरा आसान समझ में आएगा। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12वीं क्लास में एक चैप्टर है, बायोमोलिकुल वहां भी काम आ जाएगा, और क्वेश्चन तो एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो बायोमोलिकुल्स में आगे की कहानी हम आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हमारा आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे हमारे वीडियो लेक्चर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत, वंदे मातरम। तो देखिए बायोमोलिकुल चैप्टर में, चलिए बायोलॉजी में कल जो पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे उसके आगे की देखिए लिपिड्स। यहाँ पे कंपाउंड्स है जिसका नाम क्या लिखा हुआ है? लिपिड्स। देखिए लिपिड्स के बारे में क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ बड़ा पॉइंट पर हो, नोट जो लिखा हुआ है ना, ये पढ़ाते तो इतना जो लंबा लिखा है अपने आप समझ में, बस इतना छोटा ये समझ में आएगा तो ये पूरा आ जाएगा। देखो लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल। देखो हम लोग जानते हैं कि लिपिड्स जो है, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे लिपिड्स कहते किसको है। लिपिड्स को किस कैटेगरी में रखा, हम बताए थे 2 तरह का मॉलिक्यूल है, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। माइक्रो मतलब छोटा वाला, मैक्रो मतलब बड़ा वाला। माइक्रो का कल परिभाषा क्या बताते हैं? जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 से लेके 18 से लेकर 800 डाल्टन के बीच में आएगा, उसको छोटा बोलेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स। वो फिल्ट्रेट के अंदर आएगा। और कल हम ये भी बताए थे जिसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है वो रिटेंटेट में आता है, उसको मैक्रो बोलते हैं। तो देखो लिपिड जो होता है, लिपिड जो होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है। माइक्रो मतलब छोटा मॉलिक्यूल, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 18 से लेकर 800 डाल्टन के बीच में होता है, बट ऑब्टेन्ड अंडर मैक्रोमोलिक्यूलर फ्रैक्शन। लेकिन ये हमको मिलता कहाँ है? ये मिलता है मैक्रोमोलिक्यूल के फ्रैक्शन में। है ये माइक्रो, है छोटा, लेकिन मिलता किसमें है? बड़े में। किसमें मिलता है? ऐसा क्यों? ड्यू टू देयर इनसॉल्युबल नेचर इन एक्वस मीडियम ऑफ सेल। क्योंकि सेल का जो एक्वस मीडियम है, अगर इसको पानी में रखा जाएगा तो इनसॉल्युबल होता है। ध्यान दो, पानी में डालेंगे तो कैसा होता है? लिपिड्स इनसॉल्युबल। क्या देता होता है? ये घुलता नहीं है। और जो घुलता नहीं है ना, जो घुलता नहीं है, जो भी पदार्थ इनसॉल्युबल होगा उसको रखते हैं हम मैक्रो में। किसको रखते हैं? जो भी पदार्थ घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल होता है, उसको हम मैक्रोमोलिक्यूल में रखते हैं। किसमें रखते हैं? चूंकि है ये माइक्रो, छोटा, लेकिन इसको हम रखेंगे मैक्रो में। किसमें रखेंगे? क्यों? क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है। जो नहीं घुलता है ना उसको मैक्रो में रखते हैं, जो घुलता है उसको किसमें रखते हैं? माइक्रो में। तो यही खास बात है लिपिड्स का। ऑक्सीजन डिजोल्व करता है। डिजोल्व ऑक्सीजन गैस हो, यहाँ पे ऑक्सीजन कंपाउंड थोड़ा हुआ, ऑक्सीजन एक तरह का गैस होता है, समझा? एयर में पाया जाता है, एयर मिक्सचर होता है बहुत सारे गैस का, समझा? एयर में ऑक्सीजन का कितना परसेंट होता है? 21%। इस समय कैटेगरी में नहीं आएगा। याद रखो पीछे। तो देखो आप वो जो समझा उसी को देखो, इतना एक्सप्लेनेशन है बोर्ड पे। देखो लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। लिपिड्स मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता स्ट्रिक्टली, मतलब पूरी तरह से, है ना। देयर मोलिकुलर वेट डू नॉट एक्सीड 800। तो उसका मोलिकुलर वेट जो होता है 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं हो सकता। किसका? लिपिड्स का 800 डाल्टन तक हो सकता है, तो ये माइक्रो हुआ, है ना। बट दे कम अंडर, लेकिन ये किसके अंदर आता है? मैक्रोमोलिक्यूल। सवाल यहाँ पे यही पे पैदा लेता कि सर इसका 800 डाल्टन मोलिकुलर वेट है तो इसको तो मैक्रोमोलिक्यूल मानना चाहिए, लेकिन है क्या? किसमें आता है? मैक्रो में। किसमें आता है? तो बोलेगा क्यों? क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, इस वजह से। ये कारण यहाँ पे लिखा दिए, देखिए बिकॉज व्हेन वी ग्राइंड ए टिश्यू सेल मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन्स आर ब्रोकन। क्योंकि जब किसी टिश्यू को हम ग्राइंड करते हैं ना, पीसते हैं ना केमिकल कंपोजिशन के दौरान, तो उस टिश्यू का सेल मेम्ब्रेन टूट जाता है, तो उसका जो झिल्ली होता है टूट जाता है टुकड़े टुकड़े में, है ना। एंड फॉर्म वेसिकल, और एक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको क्या बोलते हैं? वेसिकल्स। क्या बोलते हैं? विच आर नॉट वाटर। जो ये वेसिकल स्ट्रक्चर बनाता है ना टूटने के बाद, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, वाटर में घुलता नहीं है। लिपिड्स और आल्सो प्रेजेंट, लिपिड्स इस स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जैसे सेल मेम्ब्रेन में पाया गया, कोशिका झिल्ली में। तुमको सेल चैप्टर में बताया गया लिपिड्स कहाँ कहाँ पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन में, कोशिका झिल्ली में, और भी बहुत सारे मेम्ब्रेन में। और इसको जब ग्राइंड करते हैं तो जब टूटता है तो इसका जो वेसिकल्स बनाता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, और वाटर में इनसॉल्युबल होता है। इसी वजह से इसको मैक्रो में रखते हैं, बड़े मॉलिक्यूल में। क्या होता है? जबकि है ये क्या? माइक्रो। क्या है? तो ये सवाल तुमसे पूछता है परीक्षा में, ये भी है कि लिपिड्स माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है, लेकिन उसको मैक्रो में क्यों रखते हैं? कारण बता दिए। आगे देखिए बायोमोलिक्यूल। अभी चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल, हेडिंग डाले थे पिछले क्लास में कि बायोमोलिक्यूल्स, इस पूरे चैप्टर का हेडिंग ही है बायोमोलिक्यूल। आज से तुमसे कोई पूछेगा बायोमोलिक्यूल का परिभाषा बताइए, बायोमोलिक्यूल का डेफिनेशन बताइए, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता रहे क्या है? ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू। देखो जितने भी सजीव जीव है उसके टिश्यू में, उसके उत्तक में जितने भी कार्बन का कंपाउंड पाया जाता है, जितने भी कार्बन से बना हुआ कंपाउंड हमारे लिविंग टिश्यू में अंदर पाया जाता है, उस सारे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल। क्या बोलते हैं? जैसे तुमको पढ़ाएंगे इस चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट, नाम सुने हो? हम लोग खाना खाते हैं ना,
तो आलू आलू खाते हैं, चावल खाते हैं, तो हमारे बॉडी में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्या मिलता है? स्टार्च। क्या मिलता है? खाते हैं ना। जैसे दूध पीते हो तो दूध पीने से प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? अंडा खाने से क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। बटर घी खाने, मक्खन खाने से फैट मिलता है, लिपिड्स, ये लिपिड्स मिलता है। हरा हरा सब्जी खाते हो, फल खाते हो, उससे विटामिन मिलता है। क्या मिलता है? और ये सारा चीज हमको बीमारी होने से बचाता है। समझ आते? यही सब बायोमोलिक्यूल जो कार्बन से बना हुआ है, जो हमारे लिए खाना चाहिए, शरीर सही रहेगा। यही चीज तो खाया जाता है। 7 तरह का कंपोनेंट होता है। कोई भी खाना खाओगे तो फूड के थ्रू यही मिलेगा। समझ रहा? तो जितने भी कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन से बना हुआ कंपाउंड जो हमारे लिविंग टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, उसी को कहते हैं बायोमोलिक्यूल। क्या बोलते हैं? देखो आगे देखो, ये जो बायोमोलिक्यूल है ना, अब देखो आप मजा आएगा चैप्टर में। देखो ये जो बायोमोलिक्यूल है ना, इसको 2 भागों में बांटते हैं। इस बायोमोलिक्यूल को कितने भागों में बांटते हैं? 2। सबसे पहला कहलाता है माइक्रोमोलिक्यूल, दूसरा क्या कहलाता है? मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल मतलब हुआ छोटा मोलिक्यूल, अति सूक्ष्म, इतना छोटा जो है। माइक्रो मतलब इतना छोटा है जिसको आंख से हम देख नहीं सकते हैं। उसको देखने के लिए एक स्पेशल तरह का इंस्ट्रूमेंट का जरूरी पड़ता है। दुनिया जिसे माइक्रोस्कोप बोलती है, सूक्ष्मदर्शी बोलती है। क्या बोलती है? तो पहला माइक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल क्यों बोलते हैं इसको छोटा मोलिक्यूल? क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट जो होता है 1000 डाल्टन से, माइक्रोमोलिक्यूल का 1000 डाल्टन से मोलिकुलर वेट क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? इसका मोलिकुलर वेट माइक्रोमोलिक्यूल का 1000 डाल्टन से क्या होता है? कम। इसीलिए इसको बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। इधर देखो, माइक्रोमोलिक्यूल क्या होता है? जिसका मोलिकुलर वेट क्या होता है? 1000 डाल्टन से क्या होता है? ज्यादा। जिसका मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से आता है उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल। इधर देखो, ये जो माइक्रोमोलिक्यूल है प्रेजेंट इन एसिड सॉल्युबल पूल है। एसिड में जो घुलने वाला पूल होता है ना, एसिड सॉल्युबल पूल में पाया जाता है माइक्रोमोलिक्यूल। कल के क्लास में लिखाए थे, जो एसिड में घुलता है उसको क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? इस यानी ये माइक्रोमोलिक्यूल कहाँ पाया जाता है? एसिड में घुलता है, फिल्ट्रेट में पाया जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? एसिड इनसॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल को क्या बोलते थे पिछले क्लास में? रेटेंटेट। क्या बोलते हैं? ये रेटेंटेट के अंदर पाया जाता है। आप देखो इसके अंदर ये जो माइक्रोमोलिक्यूल है, छोटा छोटा मोलिक्यूल, जिसका मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है, इसका कोई बोलेगा तुमको? इसका कोई बोलेगा उदाहरण बताने के लिए एग्जांपल्स। तो सबसे पहला एग्जांपल बोलेंगे एमिनो एसिड्स। क्या बोलेंगे? कोई एनिमल एसिड, हम बोल रहे हैं एमिनो एसिड, कहता है जानवर एसिड। ऐसा कोई एसिड बना है दुनिया में जानवर एसिड? सुनता ही नहीं है। देखो एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड जो है ये माइक्रोमोलिक्यूल का एग्जांपल है, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। N2 बेस, N2 बेस मतलब हुआ नाइट्रोजन बेस। ये सब पढ़ाएंगे चैप्टर में क्या होता है। नाइट्रोजन बेस भी किसका एग्जांपल होता है? माइक्रोमोलिक्यूल का। और तीसरा होता है मोनोसेकेराइड। क्या होता है? मोनोसेकेराइड पढ़ाएंगे चैप्टर में, जो एक ही शुगर से बना है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब मोनोसेकेराइड होता है। तो ये सब किसके एग्जांपल में आता है? माइक्रो। अब देखो मैक्रो, मैक्रो मतलब ऐसा मोलिक्यूल जिसका मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। उसमें कौन कौन आता है? देखो इधर, प्रोटीन आता है। क्या आता है? उसका क्या आता है? न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड पढ़ाएंगे 2 तरह का होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए, नाम सुना होगा। उसके बाद होता है पॉलीसेकेराइड। समझ में आ रहा? ये सब आ जाता है तुमको मैक्रोमोलिक्यूल। एग्जांपल इधर याद रखना। अब देखो एक चीज आओ, ये एमिनो एसिड देख रहे हो? देखो एक चीज तुमको इसका इसके साथ एक रिलेशन बता रहे, जो इस चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा। ये एमिनो एसिड देख रहे हो? ये एमिनो एसिड छोटा चीज है। एक क्या होता है ना, एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के साथ जुड़ा, फिर दूसरा एमिनो एसिड तीसरे एमिनो एसिड के साथ जुड़ा। एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के साथ किस बॉन्ड से जुड़ता है? पेप्टाइड बॉन्ड। किस बॉन्ड से? ये हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर में। एक एमिनो एसिड दूसरे एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। फिर दूसरा तीसरे के साथ क्या बनाएगा? पेप्टाइड। चौथा पांचवें के साथ क्या बनाएगा? पेप्टाइड। ऐसे लाखों करोड़ों एमिनो एसिड जो है पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाता है। लाखों करोड़ एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़कर एक बड़ा सा चेन बनाता है, जिसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, और वही कहलाता है प्रोटीन। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो देखो ये एमिनो एसिड किसको बनाया? एमिनो एसिड किसको बनाया? इसको बनाया, प्रोटीन को। देखो ये एमिनो एसिड किसको बनाया? प्रोटीन को। यानी प्रोटीन बड़ा है और उसको बनाने वाला छोटा क्या है? एमिनो एसिड। ये आज के दिमाग में याद रखो, पूछता है परीक्षा में कि प्रोटीन क्या चीज से बना होता है? एमिनो एसिड से। किस से बनता है? प्रोटीन क्या चीज से बनता है? ऐसा देखो ये नाइट्रोजन बेस है ना, नाइट्रोजन बेस किसको बनाता है? न्यूक्लिक एसिड को। और ये जो देखो ये मोनोसेकेराइड है ना, ये मोनोसेकेराइड किसको बनाता है? पॉलीसेकेराइड को। एक साथ बहुत सारा मोनोसेकेराइड आ जाएगा, एक मोनोसेकेराइड, दूसरा मोनोसेकेराइड, तीसरा मोनोसेकेराइड, चौथा मोनोसेकेराइड, एक साथ बहुत सारा मोनोसेकेराइड आ जाएगा तो क्या बना लेगा? पॉलीसेकेराइड। क्या बना लेगा? और एक साथ बहुत सारा नाइट्रोजन बेस आएगा तो क्या बनाएगा? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए। और एक साथ बहुत सारा एमिनो एसिड आ जाएगा तो क्या बनाएगा? प्रोटीन। ये छोटा है, ये बड़ा। समझ में आ रहा? इधर देखो एक नोट लिखा हुआ है, लिपिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल। बता दिए पहले कि लिपिड्स माइक्रोमोलिक्यूल होता है, क्योंकि उसका मोलिकुलर वेट क्या होता है? 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं हो सकता है।
बट ऑब्टेन्ड अंडर मैक्रोमोलेक्युलर फ्रैक्शन, लेकिन हमको मिलता कहाँ पे है, मैक्रोमोलेक्युलर फ्रैक्शन के अंदर मिलता है, ड्यू टू देयर इंसॉल्वर, क्योंकि ये वाटर में इंसॉल्वर होता है, वाटर में घुलता नहीं है, इसलिए समझ में आ रहा है, यही कारण होता है। देखो यहाँ पे देखो टेबल एक दिया हुआ है, तुम्हारे बुक में भी बनाया हुआ है। देखो टेबल क्या है, टेबल एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, सेल मतलब समझते हैं कोशिका में कौन कितना परसेंट में पाया जाता है, किसका मात्रा कितना होता है किसी भी कोशिका में, चाहे प्लांट्स का, एनिमल्स का, ह्यूमन बीइंग्स का। तो देखो सबसे पहले इधर कंपोनेंट लिखा, इधर उसका परसेंटेज लिखा। तो देख कोशिका में देखा गया तो पानी जो होता है वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। क्या होता है, पानी का कितना मात्रा होता है सजीव में, सेल में कितना होता है 70 से 90%। पानी कितना होता है वाटर जी, 70 से 70 से 90%। प्रोटीन कितना होता है 10 से 15%। कार्बोहाइड्रेट कितना होता है 3%। लिपिड्स कितना होता है 2%। न्यूक्लिक एसिड कितना होता है 5 से 7%। आयंस कितना होता है 1%। डायरेक्ट याद रखना, ऑब्जेक्टिव में कभी भी आ सकता है। इधर देखो ऑल कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू से जितने भी कार्बन से बना हुआ कंपाउंड मिलता है, ये पहले भी लिखा चुके, इसको क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आल्सो प्रेजेंट, तुमको पता होना चाहिए लिविंग ऑर्गेनिक के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस एनालिसिस टेक्निक से उसको क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। चलो इसको देखिए, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में जो पिछले क्लास में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसमें आगे देखिए आज तो ये क्या लिखा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू का एक छोटा सा अमाउंट ले रहे हैं, जैसे किसका, लीफ और लीवर। लीफ समझते हो, पेड़ का पत्ता ले सकते हैं, इंसान का लीवर ले सकते हैं, लीवर को समझते हो क्या कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड। और इसका जो वेट होगा ना, इस वेट को कहा जाता है वेट। वेट क्या कहा जाता है, वेट मतलब होता है भींगा हुआ, वेट मतलब क्या होता है उसमें कुछ मॉइस्चर प्रेजेंट है, इस वेट एंड ड्राइड, उसको फिर बाद में वजन किया जाता है और इसको सुखाया जाता है। ऑल द वाटर रिवर, जितने भी पानी इसमें होता है ना, सूखने के बाद पानी वेपर के फॉर्म में, वाष्प के फॉर्म में उड़ जाता है, समझा रहा। इन द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन मतलब जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे जिसको फिल्ट्रेट बोलते थे, कुछ देखो जो फिल्ट्रेट होता है ना, जो एसिड में घुलने वाला होता है, उसमें कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाया जाता है। कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे सल्फेट, सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है SO4 2- है। फॉस्फेट, जैसे फॉस्फेट क्या होता है PO4 3- है, ये सब कॉपी में लिखा चुके हैं, ये सब चीज पाया जाता है फिल्ट्रेट में, ठीक है। आगे देखो, एलिमेंटल एनालिसिस गिव्स कंपोजिशन ऑफ ए लिविंग टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ कौन। देखो किसी भी लिविंग टिश्यू को तुम एनालिसिस करोगे, जांचोगे एनिमल्स का या प्लांट्स का, तो उसमें 4 तरह का एलिमेंट्स पाया जाएगा। कितने तरह का, उसी के लिए मैं ट्रिक्स बनाया, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। जैसे कोई आता तो क्या बोलता, कौन, ये कौन है, क्या बोलता पूछते हो ना, ये कौन है, ये ट्रिक्स। देखो ये हिंदी में देखो ऐसे लिखते हो ना कौन, तो इसको देखो ट्रिक्स कैसे है, ये हम खुद से बनाए हुए ट्रिक्स है, आसान ट्रिक्स है, कभी नहीं भूलोगे। सीधे तुमको पूछेगा वो 4 एलिमेंट्स कौन होता है जो हर लिविंग टिश्यू में पाया जाता है, तो सीधे बोलना कौन, क्या बोलेगा, जिसमें देखो CHON कौन जो बोले, इसमें C का मतलब क्या होता है कार्बन, H का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन, O का मतलब क्या होता है ऑक्सीजन, N का मतलब क्या होता है, यही 4 एलिमेंट्स हर लिविंग टिश्यू में पाया जाता है। तो कितना आसान ट्रिक्स है, जिंदगी में कभी भूले जाएंगे। तो यहाँ पे तुमको हो गया। अब ये टेबल को समझाने से पहले उस टेबल पे आते हैं। ये NCERT का डाटा है, तुमको कभी परीक्षा में पूछ सकता है, ये वाला और कल भी एक टेबल बनवाए थे, ये सबको 1-2 बार रिवीजन कर लोगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा। तो क्या लिखा है, ए कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग टिश्यू एंड लिविंग मैटर। देखो लिविंग टिश्यू में जो एलिमेंट पाया जाता है सजीव वस्तु में, और जो निर्जीव वस्तु में जो एलिमेंट पाया जाता है लिविंग टिश्यू में, नॉन लिविंग टिश्यू में, उसको आज हम तुलना करने जा रहे हैं, किसमें कितना परसेंट होता है कौन एलिमेंट का, लिविंग में कितना होता है, नॉन लिविंग में कितना होता है। जैसे देखो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं हाइड्रोजन का, कितना हाइड्रोजन देखा गया। अर्थ क्रस्ट यहाँ पे क्या है, ये अर्थ क्रस्ट जो दिख रहा है ना, ये नॉन लिविंग है। क्या है ये अर्थ क्रस्ट, क्या है पृथ्वी का सतह, क्या है नॉन लिविंग है ना। और ये ह्यूमन बॉडी, इंसान का शरीर कैसा है, लिविंग। क्या है ये, देखो ये इंसान का शरीर लिविंग हुआ और अर्थ का कैसा होना, लिविंग। दोनों में तुलना करने जा रहे हैं। अगर हम हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसकी बात करेंगे तो हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में कितना परसेंट पाया जाता है, 0.14%। कितना होता है हाइड्रोजन का, 0.1%। जबकि इंसान के अंदर देखेंगे हाइड्रोजन, हमारे शरीर में हाइड्रोजन एलिमेंट कितना होता है, 0.5%। कितना होता है 0.5%। इधर देखो कि दूसरा एलिमेंट है कार्बन। कार्बन अगर अर्थ क्रस्ट में देखा जाए पृथ्वी के अंदर तो कितना पाया जाएगा, 0.03%। इंसान में कितना होता है
18.5%, 18। देखो ऑक्सीजन का देखेंगे तो अर्थ क्रस्ट में 46.6%, जबकि इंसान में ऑक्सीजन का मात्रा कितना होता है 65%। नाइट्रोजन का देखेंगे तो अर्थ क्रस्ट में, ये जो अर्थ क्रस्ट है ना, इसमें नाइट्रोजन बहुत कम होता है। तुमको पता होगा कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में। किस फॉर्म में? हवा में होता है। क्या होता है? ये जो हवा देखते हैं ना, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल जिसको बोलते हैं, उसमें 78% नाइट्रोजन होता है। तो इसमें अंदर में क्या होगा, सब नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होता है। इसे लिखा हुआ अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन वेरी लिटिल मतलब बहुत कम होता है। और इंसान में देखेंगे तो नाइट्रोजन कितना होता है 3.3%। सल्फर की बात करें तो सल्फर जो होता है अर्थ क्रस्ट में 0.03%, जबकि ह्यूमन बींग्स बॉडी में देखेंगे कितना होगा 0.3%। सोडियम की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में कितना होता है 2.8%, जबकि इंसान में, हमारे शरीर में 0.2%। कैल्शियम की बात करेंगे तो अर्थ क्रस्ट में कितना होता है 3.6%, जबकि इंसान में कितना होता है 1.5%, 1.5। मैग्नीशियम की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में कितना होता है 2.1%, इंसान में 0.1%। सिलिकॉन की बात करें तो हमारे अर्थ क्रस्ट में कितना होता है जी 27.7%, जबकि इंसान में कितना होता है नेग्लिजिबल मतलब नहीं के बराबर। मतलब सिलिकॉन बोझों के इंसान में पाया ही नहीं जाता। नेग्लिजिबल मतलब नहीं के बराबर। वेरी लिटिल मतलब बहुत कम। अब देखो अगला टेबल, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यू। लिविंग टिश्यू को देखा गया तो उसमें कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एलिमेंट पाया जाता है। कौन कौन से हमारे लिविंग टिश्यू में पाया जाता है? लिविंग मतलब सजीव जगह। तो सबसे पहला लिविंग टिश्यू में देखा गया सोडियम। कौन पाया जाता है? तुमको बचपन से पढ़ाया गया कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालता है तो कितना प्लस चार्ज आता है 1+, Na+ के फॉर्म में। पोटासियम किस फॉर्म में पाया जाएगा K+, एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। कैल्शियम के बारे में बता चुके, अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिखा ही रहे हैं केमिस्ट्री में, उसमें बताएंगे कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है बाहरी कक्षा से। कितना पॉजिटिव चार्ज आता है 2+, Ca2+। मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, G2+ के फॉर्म पाया जाएगा। पानी भी लिविंग टिश्यू में पाया जाता है, वाटर H2O के फॉर्म में। कुछ और भी कंपाउंड्स है जो हमारे लिविंग टिश्यू में पाया जाता है, जैसे NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, जो घर में नमक खाते हैं वही। CaCO3 का पूरा नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का 3 और नाम होता है, मार्बल, चौक और लाइमस्टोन। संगमरमर मंदिर में देखते हो यही होता है। चौक देखते हो भट्ठा लिखने वाला, यही होता है। समझ रहा? ला चूना पत्थर जिसको बोलते हैं यही होता है। 3 नाम इसका और है। और PO4 3 ये PO4 3 ये है। PO4 3 मतलब हुआ फॉस्फेट है। बेसिक केमिस्ट्री में ये सब लिखा चुका है पहले। SO4 ये जो SO4 है उसको बोलते हैं सल्फेट आयन। ये सबका स्ट्रक्चर भी बनाए थे। पहला जो चैप्टर केमिस्ट्री में हम पढ़ाए हुए हैं उसमें दोनों का स्ट्रक्चर बनाया हुआ, कॉपी खोल के देख लेना। तो ये जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में अब अगला जो टॉपिक है हमारा बायोमोलिक्यूल्स में, वो डिस्कस करेंगे आपको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किसको बोलते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसको बोलते हैं। तो आगे की कहानी हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह का वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिले आने वाले समय पे, अभी आप नॉर्मल बोर्ड पे हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको आने वाले समय पे यही सेम चीज़ स्मार्ट डिजिटल बोर्ड पर भी मिलेगा। तो उस समय का इंतजार है, तो उस समय कब आएगा? तो स्मार्ट डिजिटल बोर्ड पे आपको सारा का सारा वीडियो लेक्चर आपको हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, मैथ का 1 to 12 क्लास 1 से लेकर 12 तक का सारा वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए गए हैं।